आज की टॉप हेडलाइंस हैं। इस साल नहीं होगा भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास आयरन फिस्ट। सेना के लिए 1188 करोड़ रुपए की लागत से 4907 टैंक रोटी गाइडेड मिसाइलें खरीदी जाएंगी। यूएई में भारत, अमेरिका, फ्रांस समेत 6 देशों ने किया युद्ध अभ्यास। जीएसएलवी रॉकेट को ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में इसरो उतारने वाला है। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से। चलिए इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना की युद्धपोत आईएनएस शिवालिक के साथ इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट PHI ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी नेवी के USS रोजवेल्ट कैडेट स्ट्राइक ग्रुप के साथ पैसेज एक्सरसाइज में भाग लिया। भारतीय नौसेना ने कहा कि पहली बार संयुक्त रूप से कदम बढ़ाते हुए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी अभ्यास में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना और नेवी को अमेरिकी नेवी के साथ एयर इंटरसेप्शन एयर डिफेंस का अभ्यास करने का भी अवसर मिला। आपको बता दें कि इससे पहले भारत के 2 नौसैन्य पोतों ने बांग्लादेश के 2 नौसैनिक जहाजों के साथ मिलकर अभ्यास किया था। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आयरन फिस्ट को लेकर आ रही है। इस साल लद्दाख में चीन के साथ बढ़े हुए तनाव के चलते भारतीय वायुसेना के अभियानों में एक महत्वपूर्ण अभ्यास आयरन फिस्ट का आयोजन नहीं किया जाएगा। आसमान में भारत की ताकत को प्रदर्शन करने के लिए हर 3 साल में वायुसेना की इस सबसे बड़ी एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है और इस साल भी यह आयोजन इसी महीने राजस्थान के पोखरण में किया जाना था, लेकिन इसे इस साल के ट्रेनिंग शेड्यूल से ही हटा दिया गया है। ये फैसला पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना की लगातार तैनाती के चलते उड़ान के घंटों को बचाने और विमान की रक्षा करने के लिए किया गया है। भारतीय वायुसेना के पराक्रम को दिखाने के लिए आयरन फिस्ट एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, जिससे ये पता चलता है कि भारतीय वायुसेना की ताकत में कितना इजाफा हुआ है। आयरन फिस्ट का पहला एडिशन साल 2013 में आयोजित किया गया था। फरवरी 2013 में आयरन फिस्ट के बाद 3 साल के बाद 2016 में इसका आयोजन किया गया था। दिन रात के इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 181 में से 103 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए और साथ ही एक सैनिक शहीद हो गया और साथ ही मुठभेड़ में एक सैनिक भी घायल हो गया। जानकारी IGP कश्मीर विजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि शोपियां में पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 आतंकी छिपे हैं। पुलिस, सेना और CRPF ने उन्हें घेर लिया। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में एक जवान शहीद हो गया। वहीं मारे गए आतंकियों के पास से एक AK-47, एक MP4 और एक पिस्तौल बरामद की गई है। इन मारे गए आतंकियों का नाम इनातुल्लाह शेख और आदिल मलिक है। ये लश्कर तोयबा के आतंकी हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में अमेरिका और फ्रांस समेत अन्य देशों के साथ बहुपक्षीय वायु अभ्यास में हिस्सा लिया। ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रक्षा संबंधों को प्रतिबिंबित करता है। आपको बता दें कि UAE के अल थाफरा वायुसेना अड्डे पर 4 मार्च से 27 मार्च तक वायु अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार इस वायु अभ्यास में हिस्सा लिया, जिसमें Su-30M के लड़ाकू विमान शामिल रहा। भारत और अरब देशों के बीच हाल के दिनों में काफी रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की सऊदी अरब और UAE का दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा। उसके कुछ ही समय के बाद भारतीय वायुसेना UAE में हो रहे बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रही है। जब राफेल विमान फ्रांस से भारत आए थे तो UAE में उतरकर इन विमानों ने ईंधन भरा था। वहीं अगले अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है BDL को लेकर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 1188 करोड़ रुपए की लागत से 4907 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने के लिए सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स के साथ एक करार किया। मंत्रालय ने कहा कि ये मिसाइलें 1850 मीटर की दूरी तक पार करने में सक्षम है और उन्हें यान आधारित लॉन्च के साथ जमीन से भी दागा जा सकता है। इन्हें 3 वर्षों में सेना के बेड़े में शामिल किए जाने की योजना है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कई खरीद परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया है। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि रक्षा मंत्रालय की खरीद शाखा ने 1188 करोड़ रुपए की लागत से मिलान 2T टैंक रोधी गाइडेड मिसाइलों की आपूर्ति के लिए BDL के साथ करार किया है। अगली अपडेट शॉर्ट सर्विस कमीशन को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक अहम फैसला किया गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से शॉर्ट सर्विस कमीशन से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को मिलिट्री रैंक्स का प्रयोग करने की मंजूरी दे दी गई है।
एसएससी ऑफिसर अपनी निर्धारित सेवा को पूरा करने के बाद तय शर्तों के तहत रिटायर हो जाते हैं, मगर अभी तक वो मिलिट्री रैंक्स का प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं थे। रक्षा मंत्रालय के इस फैसले से एसएसबी ऑफिसर्स को बड़ी राहत मिली है। रैंक्स का इस्तेमाल न कर पाने की वजह से इन ऑफिसर्स में अच्छा खासा असंतोष था। रिटायर्ड ऑफिसर जो कि असंतुष्ट हैं, वो सरकार के इस फैसले से अब खुश होंगे। साथ ही युवा ऑफिसर्स का मनोबल भी बढ़ेगा जो एसएससी के जरिए सेना में जाने का सपना देखते हैं। इसके अलावा जो एसएससी ऑफिसर इस समय सेना में कार्यरत हैं, उनका मनोबल भी बढ़ेगा। हालांकि एसएससी ऑफिसर्स की तरफ से मिलिट्री रैंक्स के प्रयोग की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी। सन 1983 से उनकी ये मांग अटकी हुई थी और इतने लंबे समय के बाद ये फैसला किया जा सका है। एसएसबी ऑफिसर्स को सेना के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम माना जाता है। ये ऑफिसर 10 से 14 साल की अवधि तक सेना में सेवाएं देते हैं। इनके होने से युवा ऑफिसर्स की जिस कमी से सेना गुजर रही है वो दूर होती है। कई बार तो एसएससी को युवाओं के लिए आकर्षक बनाने के प्रयास भी किए जा चुके हैं। मिलिट्री रैंक्स के प्रयोग की मंजूरी इन प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा है। एसएससी ऑफिसर्स की सबसे बड़ी मांग थी जिसे अब जाकर पूरा कर लिया गया है। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको डिफेंस अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट भी हमें जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट भारत और बांग्लादेश को लेकर आ रही है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत ने पड़ोसी देश के लिए यानी कि बांग्लादेश के लिए अपनी क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए हामी भर दी है। साथ ही हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि तीसरी लाइन ऑफ क्रेडिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा असैन्य परमाणु सहयोग के लिए किया जाएगा। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की ट्रांसमिशन लाइनों को भारतीय कंपनियों के द्वारा क्रेडिट लाइन के तहत विकसित किया जाएगा। इन ट्रांसमिशन लाइन का मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होगा। साथ ही विदेश सचिव ने बताया कि वाणिज्यिक और संपर्क सहयोग और जल संसाधन, इसके अलावा सुरक्षा, रक्षा, शक्ति और ऊर्जा, नए क्षेत्रों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण, परमाणु ऊर्जा, इन सब के लिए बांग्लादेश के साथ भारत मिलकर काम करेगा। एक स्टेट ऑफ द आर्ट अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट यानी कि UXOR जो कि अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस को हैंडल कर सकता है 1000 किलोग्राम तक के बॉम्ब्स, मोटार्स और मिसाइल्स को और 1 किलोमीटर की दूरी से रिमोट से संचालित किया जा सकता है। साथ ही DRDO इस तकनीक की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्राइवेट फर्म्स को कर रहा है। DRDO के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर्स के द्वारा डिजाइन और विकसित UXOR के उत्पादन के लिए 3 लाइसेंस प्रदान कर रही है, जो कि पहले ही भारतीय वायुसेना के साथ अपने परीक्षण को पूरा कर चुकी है, यानी कि अपने यूजर ट्रायल्स को पूरा कर चुकी है। DRDO के अनुसार UXOR एक IC यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन पर आधारित है और इसमें ट्रैक किए गए स्किड स्टीयर लोडर प्लेटफॉर्म जैसे कि JCB 6 घंटे के इंड्योरेंस टाइम के साथ अच्छा क्रॉस कंट्री मोबिलिटी रखते हैं। जिस तरीके से प्राइवेट फर्म्स को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है ताकि वो नई नई चीजों को इनोवेट कर सके और साथ ही इसके लिए पूरा सपोर्ट DRDO भी कर रहा है। तो ऐसे में अब तकनीक को ट्रांसफर कर रहा है DRDO प्राइवेट फर्म्स को। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि 2022-2023 के बाद वे अपने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यानी कि GSLV रॉकेट को ग्लोबल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में उतारेंगे। हालांकि थर्ड पार्टी को GSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है। रॉकेट का इस्तेमाल कई सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए किया जा सकता है। केसीवन ने कहा कि हालांकि वर्तमान में हमारे पास GSLV रॉकेट पूरी तरह से बुक हो चुका है। हम 2022-2023 के बाद ही इसे बाजार में बेचने के लिए ला सकते हैं। भारत के पास सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 3 तरीके के रॉकेट्स हैं, जिसमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV, GSLV Mark II और GSLV Mark III। आपको बता दें कि PSLV का इस्तेमाल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में रखने के लिए किया जाता है। वहीं GSLV Mark II और GSLV Mark III रॉकेट का इस्तेमाल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने अब तक 342 विदेशी सैटेलाइटों को ऑर्बिट में छोड़ा है। GSLV Mark II की क्षमता 2500 किलोग्राम की है और GSLV Mark III की क्षमता 4000 किलोग्राम की है। करीबन 10 से 12 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा GSLV Mark II रॉकेट से, जिसमें कि नेविगेशन और डिफेंस सैटेलाइट्स होंगे। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।